नमस्कार। देश के हर नागरिक की आज जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि अडानी समूह का क्या होगा। हर व्यक्ति एक दूसरे से पूछ रहा है कि गौतम अडानी का क्या होगा और उनके पूरे जो उनका व्यापारिक समूह है उसका क्या होगा। शेयर बाजार में उनके शेयरों की उनकी जो 7 लिस्टेड कंपनियां हैं और जो बाद में उन्होंने 2-3 और कंपनियों का अधिग्रहण किया है उनका क्या होगा। शेयर बाजार में गिरावट जारी रहेगी, उनकी कंपनियों के शेयर गिरते रहेंगे, उनका वो जो जिस संपत्ति के आधार पर वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे वो संपत्ति कहाँ तक खत्म हो जाएगी और वो किस पोजीशन तक जाएंगे। उनको पसंद करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है, उसी तादाद में जिस तादाद में उनसे नफरत करने वाले, उनका विरोध करने वालों की संख्या बढ़ रही है। सोशल मीडिया में अनेक लोग ये शेयर करके खुश हो रहे हैं कि जो कारोबारी जो गौतम अडानी दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे अब वो 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं या 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लगातार गिरावट आ रही है तो कुछ लोग इस बात को लेकर के खुश हो रहे हैं कि वो स्वदेशी का प्रतीक है। गौतम अडानी इंडियननेस और स्वदेशी के प्रतीक है, भारतीयता के प्रतीक हैं। गौतम अडानी समूह की तरफ से भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जवाब में जो उसका खंडन किया गया और जो जवाबी रिपोर्ट जारी की गई, जो 400 से ज़्यादा पन्नों की जो रिपोर्ट थी, उसमें यही कहा गया कि ये जो है भारत और उसके स्वतंत्र संस्थानों पर हमला है। ये बताया गया अडानी समूह की ओर से दिए गए जवाब में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें से जिन संस्थानों की ओर परोक्ष रूप से इशारा किया गया था उसमें किसी संस्थान ने इसका खंडन नहीं किया। जो जिम्मेदारी है, जो बाजार का नियामक है वो सेबी है। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली 2 बड़ी एजेंसीज हैं, ईडी और डीआरआई, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि उनके ऊपर हमला नहीं है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट संस्थानों के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि ये एक कारोबारी घराने के ऊपर हमला है, चाहे उसके पीछे कारण जो भी रहा हो। आखिर हिंडनबर्ग समूह भी जो है, हिंडनबर्ग रिसर्च भी जो है, वो कोई हिंडनबर्ग के मालिक नेथन एंडरसन न कोई पत्रकार है न कोई एनजीओ है। वो एक सट्टेबाजी की कंपनी है, शॉर्ट सेलर हैं और उनको भी मुनाफा कमाना होता है शेयर बाजार से। हालांकि इस आधार पर उनकी रिपोर्ट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में जो बातें उन्होंने लिखी हैं उनकी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ तरीके से, ईमानदार तरीके से, पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए, वो एक अलग पहलू है। लेकिन किसी भी संस्थान में भारत के किसी भी संस्थान ने यह नहीं कहा कि नहीं, गौतम अडानी जो कह रहे हैं वो बात सही नहीं है और हमारे ऊपर हमला नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, वित्त मंत्री तक ने बाद में, वित्त मंत्री और वित्त सचिव दोनों ने एक ही दिन इंटरव्यू दिया और यह कहा कि संस्थाएं अपना काम पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता से कर रही हैं, उनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये शेयरों में जो अस्वाभाविक उतार चढ़ाव दिख रहा है एक खास कंपनी के शेयर में, वो उस कंपनी के मामले तक ही सीमित है। भारत की अर्थव्यवस्था का या भारत की जो नियामक संस्थाएं हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। तो भारत सरकार का ये जो स्टैंड है, इसी में उस ऐतिहासिक, उस $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब छिपा हुआ है, उस लाख टके के सवाल का जवाब छिपा हुआ है जो आज हर आदमी पूछ रहा है कि क्या होगा अडानी समूह का। उसका जवाब इसी में छिपा हुआ है। अभी जो स्टैंड है, जो नियामक एजेंसीज हैं, जो संस्थाएं हैं, चाहे सेबी हो, ईडी हो, डीआरआई हो, या भारत सरकार के वित्त मंत्री का बयान हो, वित्त सचिव का बयान हो, या भारतीय रिजर्व बैंक का बयान हो, या जो बड़े इन्वेस्टर्स में LIC है उसका बयान हो, उन सब का कुल लब्बो लुआब ये है कि अडानी समूह को बचना है। हर हाल में उनके शेयरों की गिरावट रुकनी है। उनके शेयरों के जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके शेयरों में जो अस्वाभाविक उतार चढ़ाव हो रहा था उसको स्थिर होना है और उनका कारोबार फिर अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ना है। इसको एक एबेरेशन मान सकते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से एक एबेरेशन आया, एक स्थिति आई जब उनके शेयरों के भाव गिर गए। उनके बारे में ये बताया गया कि जो शेयरों के भाव हैं वो कृत्रिम तरीके से बढ़ाए गए हैं, उसमें अपना ही पैसा लगा करके और उनको कृत्रिम तरीके से बढ़ाया गया है। तो वो उसमें स्थिरता आनी है। उससे जो झटका लगना था और 50% के करीब जो संपत्ति हवा में गायब हो जानी थी वो गायब हो गई। जो बाजार, जो मार्केट कैपिटल है, वो जितना 50% गायब होना था वो गायब हो गया। अब इससे बहुत ज़्यादा नीचे जाने की अभी संभावना नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि बाजार उनका इतने पर स्थिर होगा या इसी में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा और एक थोड़े समय के बाद जब ये चीज़ें लोगों के दिमाग से निकल जाएंगी तो उसके बाद फिर उसी गति से उनका काम आगे बढ़ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्यों ये कंपनी बचेगी, इस पर विचार करें। उसके पहले बताएं कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो इस 2 पहलू ये हैं, मतलब पहला जो अगर बचाने का कारण पूछें कि क्यों बचाना चाहिए, क्यों बचेगी कंपनी या क्यों बचाया जाएगा उसको, तो उसका एक कारण तो ये है और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इस समय जो भारत की सरकार है
जो प्रधानमंत्री हैं, पिछले 9 साल में उनकी जो छवि बनाई गई है या जो छवि बनी है उनके कामकाज से या उनके बयानों से, उस छवि पर कोई भी डेंट नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। उस छवि पर कोई दाग लगे, उस पर कोई कालिख लगे, वो छवि टूटे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब इस बात के, अब ये कैसे होगा कि अगर एक बड़ी कंपनी, देश के सबसे बड़े उद्योगपति, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति, जिसके बारे में ये आम धारणा है कि सरकार से करीबी की वजह से उनके बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है और उनके शेयरों के भाव 2500 गुना तक बढ़े हैं, 2500% तक बढ़े हैं, उस कंपनी को अगर इतना बड़ा झटका लगा है, उसके किसी फ्रॉड का घोटाला हुआ है जिसको अमेरिका की एक संस्था ने कहा कि कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला है, तो उसके दाग सरकार के ऊपर न लगे, प्रधानमंत्री के ऊपर न लगे, इसका क्या उपाय हो सकता है? तो इसके दो पहलू हैं, इसके दो उपाय हो सकते थे। पहला उपाय तो यह हो सकता था कि सरकार कहे, जैसा अमेरिका में और दुनिया के दूसरे विकसित देशों में होता है, कि सरकार स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष जांच कराती है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और पारदर्शिता के साथ इंक्वायरी हो, और जिस फोरम पर भी जो कह रहा है कि यह जांच होनी चाहिए, उस जांच के लिए सरकार को तैयार होना चाहिए। सरकार की अपनी एजेंसी जांच करे, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसी बाकी लोगों की जांच कर रही हैं, उस तरह से इसकी भी जांच करें। और अगर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके जांच करनी चाहिए, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके भी जांच करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर 2G घोटाले की भी तो जांच जेपीसी ने की थी, क्या निकला उसमें कुछ नहीं निकला। आज सारे लोग बरी हो गए, निचली अदालत ने तो बरी ही कर दिया सबको। तो वो उस तरह से, अगर वो तरीका एक है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराइए, जो जैसा कह रहा है वैसा जांच कराइए, और दूसरा तरीका यह है कि आप आरोपों को एक्सेप्ट मत करिए। जो इस पिछले 9 साल में इस सरकार की एक इस पॉलिसी रही है कि आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाता है। कोई भी आरोप लगे, सरकार कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक साजिश के तहत इसका एक प्रचार हो रहा है। चाहे राफेल का मामला हो या दूसरा कोई भी इस तरह का मामला हो, उसमें सरकार मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये साजिश के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस मामले में भी ऐसा लग रहा है कि सरकार ने वही रास्ता चुना है कि आरोपों को स्वीकार नहीं करना है। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि किसी भी एजेंसी की कोई गड़बड़ी नहीं है। सेबी अपना काम सही तरीके से काम कर रही है, आरबीआई अपना काम सही तरीके से काम कर रही है, और जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि उसने हजारों करोड़ रुपया आम जनता का पैसा लगाया है अडानी के शेयर में, उसके बारे में भी सफाई आ गई सरकार की तरफ से कि एकदम विद इन द लिमिट है, उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरे, उसकी जो अधिकतम सीमा है उससे आधी के बराबर है या उससे कम है। तो इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अडानी समूह को क्यों, अडानी समूह बच जाएगा या क्यों बचाया जाएगा, उसका एक मुख्य कारण तो यह है कि ये सरकार और सरकार के मुखिया, उनके ऊपर फ्रॉड और फेल्योर के आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। सरकार किसी भी हाल में अपने ऊपर ये आरोप नहीं लगने दे सकती है। यह संभव ही नहीं है कि सरकार ये मैसेज मार्केट में जाने दे, लोगों के बीच जाने दे कि इस सरकार के रहते कोई फ्रॉड हुआ है या ये सरकार किसी मुद्दे पर या किसी जगह फेल हो गई है। यह मैसेज नहीं जाने दिया जा सकता है। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो इस एक सूत्र वाक्य से बंधी है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने अपनी छवि इसी आधार पर बनाई है कि ये 100% ईमानदार सरकार है, और जो इसके पहले सरकार थी कांग्रेस का, यूपीए का जो 10 साल का राज था, और आज़ादी के बाद की अब तक की जो सारी सरकारें हैं, उनसे भिन्न इस मामले में है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं है। ये कट्टर ईमानदार सरकार है। अपने को अरविंद केजरीवाल कहते हैं कट्टर ईमानदार सरकार, लेकिन ईमानदारी की जो छवि है वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गढ़ी गई है। अब अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया कि उस सरकार के नाक के नीचे, उस सरकार की तमाम एजेंसीज के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया कि लाखों करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जनरेट हुई और उनको दूसरे देशों में ले जाकर के टैक्स हेवन कंट्री में ले जाया गया, और वहां से वो राउंड ट्रिपिंग होकर के वो रुपया आया और किसी कंपनी के शेयर में लगा जिससे उसके भाव बढ़े, तो ये एक बड़ा भारी धब्बा होगा, बड़ा भारी दाग होगा सरकार के ऊपर। तो वो अभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए भी नहीं किया जा सकता है, वो 9 साल की छवि तो एक अपनी जगह है, इसलिए नहीं किया जा सकता है कि ये समय बहुत नाजुक है। देश में इस साल 10 राज्यों के चुनाव होने हैं और उसके बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, और इस साल सितंबर में G20 देशों का सम्मेलन होना है भारत में, नई दिल्ली में। भारत G20 देशों के समूह का अध्यक्ष है। तो अभी G20 देश जो है, जो G20 मतलब देश के, दुनिया के जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनकी नज़र भारत पर है, और उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि इस समय मौजूद है हमेशा भारत में।
अगले कुछ दिनों में 200 मीटिंग्स होनी है इन 20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ, और उसके बाद जो सालाना सम्मेलन है वो सितंबर में होना है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि का भी सवाल है, चुनाव है इसलिए घरेलू जो ऑडियंस है, घरेलू मतदाता हैं, उन जो समर्थक हैं, उनका भी सवाल है। तो इस समय अगर ये मैसेज गया कि इस सरकार की नाक के नीचे कोई फ्रॉड हुआ है, और वो भी इतना बड़ा फ्रॉड जिसको कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला कह रहे हैं, तो उसका बड़ा भारी राजनीतिक नुकसान होगा। फेल्योर भी नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है, फेल्योर का भी मैसेज नहीं जाने दिया जा सकता है, क्योंकि जो ईमानदार छवि के साथ साथ जो दूसरी छवि है इस सरकार की बनाई गई है 9 साल में, वो विकास के काम करने वाली छवि है। ऐसी सरकार की छवि है जिसके बारे में यह प्रचारित है कि वो सारे काम कर रही है जो आज़ादी के बाद 70 साल में नहीं हुए। ये प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि इस देश को बुनियादी ढांचे से वंचित रखा गया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आम आदमी का जीवन आसान हो। और मौजूदा सरकार वो सारे काम कर रही है, वो सड़कें बना रही हैं, बड़े छोटे छोटे शहरों को जोड़ रही है, रेल लाइन से जोड़ रही है, नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इंटरनेट गांव गांव पहुंचाया जा रहा है। उन गांव में जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है वहां बिजली की कनेक्टिविटी दी जा रही है, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, जो सबसे बेसिक सुविधा है वो आज तक नहीं मिली, और वो शौचालय बना करके इस सरकार ने का दावा है इस सरकार का कि खुले में शौच से मुक्त कर दिया देश को। मतलब ये सरकार बुनियादी ढांचा अवेलेबल करा रही है हर व्यक्ति को। अब अगर उस बुनियादी ढांचे को, ये मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के विकास की जो कहानी है, जो भारत इंडिया स्टोरी है, भारत गाथा है विकास की, और जिसमें ये तमाम बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है देश का, उसका जो केंद्रीय तत्व है वो अडानी समूह है। एक तरह से अडानी समूह का विकास और भारत का पिछले 9 साल का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुंथे हुए हैं। पहले उसके 9 साल पहले जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो विकास का जो गुजरात मॉडल बना, उस मॉडल में भी अडानी समूह की मुख्य भूमिका थी, और पिछले 9 साल में भारत के विकास में भी अडानी समूह की मुख्य भूमिका है। भारत के विकास का मतलब अडानी समूह का विकास है, या उस तरह की 2, 4, 5, 10 और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके विकास का मतलब है। पोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट तक, और कोयले से लेकर बिजली तक, खान पान की चीजों से लेकर के मीडिया तक, इस हर सेक्टर में अभी गौतम अडानी की जो कंपनी है, अडानी समूह का वर्चस्व है। अभी भारत सरकार ने अभी इस बजट में जो ग्रीन एनर्जी के प्रावधान किए हैं उसमें सबसे बड़ा प्लेयर अडानी समूह है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। तो ये एक तरह से भारत का विकास और वो इंटरलिंक्ड है अडानी समूह का विकास। अगर वो फेल होता है, अडानी समूह के विकास का मॉडल फेल होता है, तो भारत के जो विकास का मॉडल है उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो वो भी अभी नहीं, उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकती है ये सरकार, क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं 10 राज्यों के, और इस विकास के मॉडल के नाम पर ही चुनाव में जाना है अगले साल लोकसभा चुनाव में। तो एक तरफ ये मैसेज बनना अफोर्ड नहीं कर सकती है सरकार की उसकी आंखों के नीचे, उसके आंखों के सामने, उसकी नाक के नीचे फ्रॉड हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, और ये भी नहीं अफोर्ड कर सकती है कि उसका जो विकास का मॉडल है, जो अडानी का विकास का मॉडल है, वो विकास उस मॉडल में वो फ्लॉड है, वो मॉडल फ्लॉड है, उसमें गड़बड़ियां हैं और वो फेल हो सकता है। तो फ्रॉड और फेल्योर नहीं टॉलरेट कर सकती है, नहीं अफोर्ड कर सकती है ये सरकार, और इसलिए ये ऐसा लग रहा है और दिख भी रहा है कि अडानी समूह को एक निश्चित सीमा से नीचे उसको नहीं जाने दिया जाएगा। उसके नहीं जाने का एक कारण ये भी है कि उसके अपने बिजनेस के फंडामेंटल्स भी कोई बहुत कमजोर नहीं है। उसके शेयर के प्राइस जहां हैं अभी, वो इन्फ्लेटेड थे, वो कई गुना बढ़ाए गए थे, लेकिन ऐसा मैक्सिमम कंपनीज के साथ है। और दूसरी बात अडानी समूह की यह है कि गौतम अडानी कोई शेयर ब्रोकर नहीं है, वो शेयर कारोबारी नहीं है, वो हर्षद मेहता या केतन पारिख नहीं है। वो एक ठोस बिजनेस करने वाले कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, जिनका भारत के टोटल पोर्ट कैपेसिटी जो भारत की बंदरगाह की क्षमता है उसमें 33% क्षमता अकेले अडानी समूह की है। उनके पास 6 बड़े शहरों में एयरपोर्ट हैं, और मुंबई के दोनों हवाई अड्डे उनके पास है, जो एक अभी चालू है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, और नवी मुंबई में बनने वाला जो हवाई अड्डा है वो दोनों उनके पास है। और उसके अलावा जयपुर से लेकर के अहमदाबाद, गुवाहाटी से लेकर के लखनऊ तक 6 बड़े एयरपोर्ट, मुनाफा कमाने वाले एयरपोर्ट उनके पास है। तो पोर्ट से एयरपोर्ट तक उनके पास एक ठोस बुनियादी संरचना है, अगले 50 साल के लिए उनको लीज पर मिली हुई हैं चीजें। कोयले के कारोबार पर उनका एक अधिकार है, और बिजली उत्पादन से लेकर के वितरण तक के काम में उनकी बड़ी हैसियत है, उनका दबदबा है। खाने पीने की चीज़ों में भी उन्होंने अपना पैर फंसाया है, और उसमें उनका बड़ा कारोबार है, और अनाज खरीद भंडारण में भी उनकी बड़ी भूमिका है। तो जो सबसे बुनियादी चीज़ें हैं जीवन के ज़रूरत की, उनसे लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट तक, वो सड़क निर्माण की बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। तो एक ठोस आधार है कंपनी के पास।
अगर शेयर बाजार का बुलबुला होता तो कब का खत्म हो चुका होता। तो ये एक ठोस आधार की वजह से भी है कि वो कंपनी बचेगी, लेकिन सरकार अपनी छवि बचाने के लिए, जो उसकी अपनी 9 साल की छवि है, जो विकास की और ईमानदार सरकार की जो छवि है, उसको बचाने के लिए भी अदानी समूह को बचाना मजबूरी हो जाएगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।